आज हम लोगों को विद्युत परिपथ के लिए ऐसी परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरक जुड़ा हुआ हो, प्रेरकत्व कुंडली जुड़ी हुई हो, उसके लिए क्या पता करना है, व्यंजक पता करना है विभिन्न चीज़ों के लिए। तो कल हमने शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध संधारित्र के लिए व्यंजक कर लिया है। आज हम लोग शुद्ध प्रेरकत्व जिसमें L यानी कि प्रतिरोध प्रेरकत्व L वाला सर्किट में जुड़ा हुआ हो, उसके लिए डेरिवेशन करना है। तो प्रेरकत्व के लिए, प्रेरक कुंडली के लिए कुछ ऐसा सिंबल हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रेरण कुंडली, जो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ी गई विद्युत धारा में लगाया गया जो प्रत्यावर्ती विभव होता है, तो V = V0 sin ωt समीकरण के द्वारा दिया गया। तो ये प्रतिरोध विद्युत स्रोत से हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे ही परिपथ में विभवांतर लगाएंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे इसके सिरों के मध्य विभवांतर VL उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस कॉइल L। इतना हमने कर लिया। अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखेंगे? माना कोई विद्युत ऐसी परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व जिसका स्वप्रेरण गुणांक कितना है, L है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना किसी क्षण परिपथ में लगाया गया विभवांतर निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे V = V0 sin ωt। समीकरण हो गया 1, है ना। हमने सर्किट में चित्र बनाया, उसके बारे में लिख दिया कि कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है जिस परिपथ में हमने क्या जोड़ के रखा है, एक स्वप्रेरण गुणांक वाला कुंडली जोड़ के रख दिया। तो जब भी हम विभवांतर विद्युत स्रोत से लगाएंगे तो उसमें धारा I प्रवाहित होगी और उसमें विभवांतर उसके सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा, है ना। इतना हम लिख देते हैं। अब जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, ये तो हो गया, विभव लगाए तो धारा प्रवाहित होगी। अब जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित होगी तो प्रेरण कुंडली है। प्रेरण कुंडली का एक गुण क्या होता है कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें विभव, उसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फ्लक्स के परिवर्तन होने पर फैराडे के नियम के अनुसार होता है ना। तो फ्लक्स परिवर्तित होगा तो इसमें विपरीत दिशा में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो मुख्य धारा का विरोध करेगा, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, ऐसा विद्युत वाहक बल होगा जिसका मान, विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, E = LdI/dt। ये किस साइन में होता है, निगेटिव साइन में। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कितना, -LdI/dt। ठीक है, तो अगर विभव इधर जाएगा तो प्रत्यावर्ती जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो विपरीत दिशा में, और जब प्रत्यावर्ती धारा इस दिशा में विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो उसके विपरीत उत्पन्न होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अब इस परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा में कुंडली जोड़ी गई है, तो चूंकि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम हम मानते हैं, ठीक है, मतलब ना के बराबर। R = कितना होता है, परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा है उसको कितना मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम देखें। किरचॉफ का नियम ये कहता है किसी बंद लूप में, याद होगा ना किरचॉफ का नियम, I ∑E = IR, ये होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किसी भी बंद परिपथ में जो कुल विद्युत वाहक बल या कि पोटेंशियल का योग होता है, वह उस परिपथ में बंद विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का नियम है। तो चूंकि ये एक बंद परिपथ हो गया, अब बंद परिपथ में हमें किरचॉफ का नियम इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि एक वोल्टेज तो हमने लगाया, एक विभवांतर हमने लगाया, और इस कुंडली में विरोधी दिशा में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो दोनों का परिणाम ही निकालेंगे और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम
नियम लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ से हमको किरचॉफ के नियम लगाने की ज़रूरत पड़ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो लग रहा आपका वोल्टेज, दूसरा वोल्टेज के विपरीत दिशा में लग रहा है ई यानी विभवांतर, जिसको हम स्मॉल ई नाम दे देते हैं। V प्लस ई इक्वल टू, ये किसका समेसन हो गया, वोल्टेज का और विद्युत वाहक बल का। अब आगे हमें किसका योग करना है, विद्युत धारा और करंट का। तो विद्युत धारा तो I प्रवाहित हो रही है, लेकिन कोई भी प्रतिरोध इसका नहीं है, ठीक है। तो मतलब V प्लस ई की वैल्यू कितनी रख दें, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। आई इंटू जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गया समझ में इतना, V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो इस तरह से V इक्वल टू हो जाएगा या हाँ एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। समीकरण 1 से ये तो समझ आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। तो समीकरण 1 से V का मान रखने पर, मान रख देंगे यहाँ पे कितना होगा, V के स्थान में रख देंगे V0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ हम देख लें, मेन हमें आई का माना याद करना है। तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू होगा, ये एल मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो V0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से डी आई इक्वल टू हो जाएगा V0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी। डी टी भाग से कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अब डी आई है मतलब डिफरेंशियल वैल्यू है, तो डिफरेंशियल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो क्या लिख दें, समाकलन करने पर। अब जब समाकलन करेंगे तो इधर कितना है डी आई और इधर है V0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी और डी टी, ये लगा दिया हमने समाकलन का चिन्ह। तो dx का x होता है तो डी आई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा समाकलन, है ना। डिफरेंशियल और समाकलन का इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर V0 अपॉन एल कॉन्स्टेंट होने के कारण आ गया बाहर, केवल किसका अवकलन होगा, साइन ओमेगा टी और डी टी का, यानी साइन ओमेगा टी का होगा। तो साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। तो माइनस कॉस थीटा होता है मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। इसमें एक कांस्टेंट ओमेगा भी है। तो आपको बताए हैं, याद होगा ना सबको, कि कभी भी हम अवकलन करते समय अवकलन करते हैं तो जो कांस्टेंट कोण के साथ जुड़ा रहता है वो गुणा में आता है और समाकलन करते समय भाग में आता है। तो ओमेगा गुणा समाकलन कर रहे हैं तो ओमेगा काहे में जाएगा, भाग में जाएगा। इतना आ गया ये, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी का अब समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आ गया। तो इस तरह से आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस V0 एल और ये ओमेगा भी आ जाएगा। तो V0 V0 अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि ओमेगा में आ रहा है, कॉस थीटा में आ रहा है, और हमें किसके समरूप करना है, साइन में कन्वर्ट करना है, जिससे कंपेयरिंग कर सकें। तो माइनस V0 अपॉन ओमेगा एल, कॉस थीटा को बदलेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन 90 मतलब π/2 और थीटा का मान कितना है, ओमेगा टी। इस तरह से हमने इसको बदल दिया। अब I इक्वल टू माइनस साइन जो है, तो यह माइनस साइन अंदर गुणा होगा। तो V0 अपॉन ओमेगा एल साइन 90 माइनस ओमेगा टी है, तो अब क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ कारण भी लिख दे सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। चूँकि ये माइनस था तो अंदर जाएगा तो कोण को निगेटिव कर देगा। तो ओमेगा π/2 माइनस ओमेगा टी है तो ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा,
ठीक है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखें। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है भाई? इसमें जो आपका, अभी तो इसको समीकरण 2 नाम ना दें, इसमें ये वैल्यू रख दें, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रख दें। तो जब वैल्यू रख देंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हो गया आपका समीकरण 2, जहां हमने I0 I0 किसको माना है? जहां I0 इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। समीकरण नंबर 3, जिसे धारा का अधिकतम मान कहते हैं, ठीक है, ये अधिकतम मान की वैल्यू आ गई। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि भी व आई के मध्य कलांतर, काला का अंतर कितना होगा दोनों के मध्य? भाई देख लो, एक में ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है। तो देख लीजिए ओमेगा टी माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन होगा, पाई बाई 2 रेडियन होगा। इतने का कलांतर होगा। आ गई बात समझ में? कलांतर समझ आ गया अपने को। तो अब कलांतर के बाद यहाँ हेडिंग भी चाहे तो हम कलांतर संबंधी डाल सकते हैं। तो इस तरह से कलांतर का यहाँ हम चित्र बना देंगे। अगर ये करंट होगा तो VL 90 डिग्री उससे आगे ही रहेगा, मतलब कि प्रेरकत्व के लिए जो वोल्टेज होगा वो विद्युत धारा से 90 डिग्री आगे होता है। या इसी चित्र को हम कुछ इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अगर ये V होगा तो यहाँ VL होगा, तो विद्युत धारा I उससे हमेशा 90 डिग्री पीछे रहेगी, ठीक है। या तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहेगा या करंट 90 डिग्री पीछे रहेगी, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का काला का अंतर होगा। इस प्रकार से जब वोल्टेज ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है, तो विद्युत धारा शून्य होती है, यानी विद्युत धारा का मान न्यूनतम शून्य होता है। और जब विद्युत धारा वोल्टेज का मान न्यूनतम होता है तो विद्युत धारा का मान उस स्थिति में अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलांतर। कलांतर का चित्र बन गया। कलांतर हमने लिख भी लिया कि कलांतर कितने का होगा। इसके बाद आता है फेजर आरेख। फेजर आरेख, तो फेजर आरेख में लिख लेंगे। हम जानते हैं क्या जानने लगे हैं कि एसी परिपथ जिसमें क्या क्या लगा हो, जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, प्रेरकत्व लगा हो तो धारा व विभवांतर के मध्य, धारा व विभवांतर के मध्य कलांतर कितना होता है? कलांतर पाई बाई 2 रेडियन होता है, रेडियन होता है ना। और जब होता है तो इसका फेजर आरेख कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका वोल्टेज कितने डिग्री? भी ओमेगा टी कोण से आगे। और जब वोल्टेज आगे है तो निश्चित रूप से करंट, हमने देखा है कि करंट 90 डिग्री पीछे करना है। तो अगर ये वोल्टेज की लाइन हो गई तो निश्चित रूप से ये किसकी लाइन हो जाएगी? ये करंट I की लाइन हो जाएगी, यानी ये आपकी विद्युत धारा I होगी, है ना। तो ये हो गई आपकी I और ये हो गया आपका V, ठीक है। तो इतने का कलांतर रहेगा। ये आपका फेजर आरेख बन गया, ठीक है। इसके लिए
तो इस तरह क्या हो गया आपका फेजर आरेख हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों को करना है लास्ट, प्रतिघात। क्या करना है? प्रतिघात करना है। इसके लिए प्रतिघात का डेरिवेशन पता करना है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें फेजर आरेख को, और यहीं पर आपको प्रतिघात समझा दें। है ना। अब प्रतिघात को जरा देख लीजिए। प्रतिघात हेडिंग डाल दिया हमने, प्रतिघात। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आई नॉट इक्वल टू कितना है? भी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, भी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा एल। ये भाग से इधर गुणा में आ जाएगा, आई नॉट गुणा से भाग में चला जाएगा, मतलब भी जी नॉट अपॉन आई नॉट हो गया, है ना। इक्वल टू कितना आ गया? ओमेगा एल। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से तुलना करने पर, तुलना करने पर, यह कि ओम के नियम, ओम का नियम क्या होता है? भी अपॉन आई इक्वल टू आर से तुलना करने पर, तुलना करने पर भी नॉट अपॉन आई नॉट परिपथ के, परिपथ के प्रभावी, प्रभावी प्रतिरोध, प्रतिरोध को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? प्रतिरोध को निरूपित करेगा, है ना। इसका मतलब प्रभावी प्रतिरोध को निरूपित करेगा, जिसे प्रेरकत्व के प्रतिरोध का क्या नाम रखा था हमने? प्रेरकत्व अगर लगा हो तो उसके प्रतिरोध का नाम था, जिसे परिपथ का प्रेरकीय, कौन सा? प्रेरकी प्रतिघात। प्रेरक का प्रतिघात है तो प्रेरकी प्रतिघात, संधारित्र का होता तो संधारित्री प्रतिघात, तो क्या नाम रखेंगे? प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। और प्रदर्शित काहे से करते हैं? इसे एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। काहे से प्रदर्शित करते हैं? एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए एक्सएल बराबर, यहाँ पे रख दो मान, भी नॉट अपॉन आई नॉट किसके बराबर हो गया? एक्सएल के बराबर। तो एक्सएल के बराबर कितना हो गया? ओमेगा एल। भी नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू पुट कर दिए, किसके बराबर? एक्सएल के बराबर। तो एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा एल। समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण कौन सा हो गया? 4 हो गया। अब चूंकि ओमेगा इक्वल टू, ये मेन डेरिवेशन आ गया, इसमें बहुत सारी वैल्यू हम रख सकते हैं। चूंकि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई न्यू होता है ना। चूंकि टी इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी होती? आवृत्ति के बराबर ना, तो इसलिए हमने ओमेगा की वैल्यू कितनी रख दी है? 2 पाई न्यू रख दी है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई न्यू। तो इसलिए एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू और ये एल कितना हो जाएगा? 2 पाई न्यू और एल। ये आ गया आपका प्रेरकत्व का एक नया समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद इतना ही हो गया, इतना हमको अपने डेरिवेशन में करना होता है। ठीक है, तो शुद्ध प्रेरकीय प्रतिघात अगर जुड़ा हुआ हो, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए इतना डेरिवेशन अपने को करना होता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, ये समाकलन वाला पोर्शन। इसके बाद फिर थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं। अगर कोई प्रेरकत्व शुद्ध जुड़ा हुआ होगा तो क्या लिखते हैं? माना किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से शुद्ध प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, माना किसी क्षण परिपथ में लगाया गया विभवांतर निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है। भी इक्वल टू भी 0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं कुंडली में प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाए जाने पर विद्युत धारा, यहाँ पे इतनी थ्योरी हमको लिखनी पड़ेगी, है ना। परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाए जाने पर प्रत्यावर्ती धारा
I परिपथ में प्रवाहित होने लगती है, जिससे प्रेरण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू कितना बताया था, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी उत्पन्न हो जाता है। जब इतना उत्पन्न हो जाएगा तो अब चूंकि परिपथ का प्रतिरोध कितना है, बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य मान के चलते हैं, तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में किसी भी प्रत्यावर्ती स्रोत से अगर जुड़ा हुआ है तो विभवांतर का सम किसके, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें विभव दो प्रकार के हैं, एक तो वोल्टेज जो हमने भी लगाया है और दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल E। दोनों को जोड़ेंगे तो इधर धारा I प्रवाहित हो रही है, पर परिपथ में प्रतिरोध कितना मान के चलते हैं हम लोग, शून्य के बराबर, न के बराबर, तो इसलिए I गुणे कितना हो गया है, 0 कर दिए हैं। तो भी अब E का मान कितना आया है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो E का मान यहाँ रख दिया गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू I गुणे 0 बराबर 0 हो गया। तो भी बराबर हो जाएगा, ये माइनस से उधर कहाँ चला जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव में चला जाएगा। अब समीकरण 1 से हम यहाँ भी का मान रख देंगे, तो भी की वैल्यू भी 0 साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा आपका डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू एल गुणा से कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो डी आई इक्वल टू डी टी भाग से गुणा में आ गया, तो भी 0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी और डी टी। हमें I का मान ज्ञात करना है, तो अवकलित रूप में है, तो इसका अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन, इसलिए क्या करेंगे, समाकलन करने पर समाकलन दोनों पक्षों का कर दिया, तो डी आई अपॉन डी टी भी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, तो I इक्वल टू हो जाएगा भी 0 अपॉन एल, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है तो समाकलन में उसका भाग हो गया है ना, अवकलन में गुणा होता है, समाकलन में भाग होता है कांस्टेंट्स का, जो थीटा के साथ कोण के साथ जुड़े रहते हैं, है ना, ये हमको याद रखना है। तो ये आ जाएगा ओमेगा, तो I इक्वल टू आ जाएगा माइनस भी नॉट ओमेगा एल, ओमेगा ये गुणा में आ गया है, यहाँ बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस को हम साइन के वेरिएबल में बदलेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो भी 0 अपॉन ओमेगा एल, ये जो माइनस साइन था तो माइनस साइन का गुणा अंदर कर दिए हैं कोण के साथ, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पाई 90 माइनस थीटा था तो थीटा माइनस 90 कर दिए हैं, ये माइनस जो बाहर था वो अंदर गुणा में चला गया है। ठीक है, अब ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू है ये भी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आई नॉट से इसको प्रदर्शित कर दिए, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 समीकरण नंबर 2, जहां पर आई नॉट किसके स्थान पर रखे हैं, भी नॉट अपॉन ओमेगा एल के स्थान पर रखे हैं, समीकरण नंबर 3, और यही क्या कहलाता है, धारा का अधिकतम मान, इसी को हम कहते हैं। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद फिर हमने कलांतर निकाला था, कलांतर तो समझ में आ गया होगा ना, दोनों के मध्य कलांतर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और ओमेगा टी तो केवल 90 डिग्री का रहता है। फेजर आरेख उसका बना देते हैं। फेजर आरेख के बाद आता है प्रतिघात, तो प्रतिघात आता है समीकरण नंबर 3 से, तुलना कर लेते हैं। आई नॉट इक्वल टू भी नॉट अपॉन ओमेगा एल दिया है, तो आई नॉट गुणा से भाग में आएगा, तो भी नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। तो ओम के नियम से भी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, मतलब वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है वह क्या बताता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज अपॉन करंट ही ना है, तो वोल्टेज अपॉन करंट का जो अनुपात होगा वो परिपथ का प्रतिरोध ही बताएगा एसी परिपथ के लिए, तो जिसे परिपथ का प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। प्रेरकी प्रतिघात क्यों, क्योंकि प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ा रहता तो संधारित्री प्रतिघात नाम होता है ना। और प्रेरकी प्रतिघात को प्रदर्शित कहाँ से करते हैं, एक्सेल से, एक्सेल से प्रदर्शित कर दिए, तो एक्सेल इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल, एक्सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। अब चूंकि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होती है, तो 2 ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एक्सेल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ओमेगा एल। ठीक है, इतना हमें करना है। ठीक, ये हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि क्या प्रेरकी प्रतिघात डीसी करंट के लिए, दिष्ट धारा के लिए किस प्रकार से काम करेगा, तो हम इसमें देख लेते हैं। दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए
न्यू इक्वल टू कितना होता है 0, चूंकि वह अपनी दिशा बदलती नहीं है तो आवृत्ति उसकी क्या रहती है शून्य, है ना, आवृत्ति क्या रहती है उसकी शून्य। तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 0 और एल, तो मतलब एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो जो प्रेरकी प्रतिघात होता है वह शून्य हो गया। इसका मतलब कि जो प्रेरण कुंडली होती है तो दिष्ट धारा के लिए, किसके लिए, दिष्ट धारा के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, प्रेरण कुंडली दिष्ट धारा के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करती है। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात का मान शून्य होता है, ये हम याद रख लेंगे ना। प्रेरकी प्रतिघात के लिए प्रेरकी प्रतिघात का मान दिष्ट धारा के लिए कितना होता है शून्य होता है। अब संधारित्र के लिए भी थोड़ा सा समझ लें भाई, कल आया था कि संधारित्र, प्रश्न ये पूछा जाता है कि संधारित्र दिष्ट धारा में उपयोग नहीं किया जा सकता क्यों। ठीक है, तो इसका लिखेंगे संधारित्र का जो प्रेरकी प्रतिघात होता है वो निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है, XC इक्वल टू 1/ω/c। चूँकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू सी, तो XC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई न्यू और ये हो गया C का मान। चूँकि दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए न्यू इक्वल टू 0, तो XC इक्वल टू 1/0 मतलब कितना आ जाएगा अनंत। तो अतः दिष्ट धारा के लिए संधारित्री प्रतिघात का मान अनंत होता है। संधारित्री प्रतिघात के लिए संधारित्री प्रतिघात का मान कितना आ गया, इन्फिनिटी यानी अनंत आ गया, है ना, जिससे संधारित्र दिष्ट धारा के परिपथ में अनंत प्रतिरोध लगा देता है, मतलब आवेशों का चालन नहीं करता है। और जब आवेशों का चालन नहीं करता है तो संधारित्र में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। इसलिए संधारित्र का प्रयोग हम लोग दिष्ट धारा में नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर के लिए आप लोग तैयार कर सकते हैं कि दिष्ट धारा के लिए संधारित्र प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बन जाएगा इतना। इसके बाद अब हम लोग अगला डेरिवेशन करते हैं, कौन सा, जिसमें अभी तक तो ये सिंगल सिंगल वाले थे, जिसमें प्रतिरोध बस जुड़ा है, जिसमें संधारित्र बस जुड़ा है, जिसमें केवल प्रेरक बस जुड़ा हुआ है। अब अगला हम करेंगे जिसमें प्रेरक R और L ये दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगला सर्किट हम लोग करते हैं। तो अब हम अगला परिपथ पढ़ते हैं, RL परिपथ, RL परिपथ पढ़ना है, जिसमें अब 2 चीज़ें जुड़ी रहेंगी, एक तो प्रतिरोध जुड़ा रहेगा और दूसरा प्रेरकत्व जुड़ा रहेगा। तो ये हमने जोड़ दिया प्रतिरोध और इसके बाद इसमें जुड़ गया परिपथ। इस परिपथ का जो प्रश्न पूछा जाता है तो स्पष्ट लिखा रहता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रतिरोध और प्रेरकत्व जुड़े हुए हैं, यह प्रतिरोध और प्रेरकत्व जुड़े हुए हैं तो निम्न के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। या दूसरा प्रश्न आता है किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से R एवं L जुड़े हुए हैं, या RL परिपथ के लिए, है ना, शॉर्ट में भी पूछ लेता है, RL परिपथ के लिए निम्न के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, और व्यंजक किसके लिए, वोल्टता के लिए, कलांतर के लिए, है ना, और प्रतिघात के लिए, प्रतिबाधा के लिए, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ ये याद रखना है कि 2 चीज़ें जुड़ गई हैं, एक प्रतिरोध और प्रेरकत्व। तो अब यहाँ पर जो प्रतिरोध का नाम होगा वो प्रतिबाधा हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, प्रतिबाधा। और इसको कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, Z से प्रदर्शित करेंगे, है ना। ये चीज़ अब हमको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, चलिए, माना कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में शुद्ध प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व R एवं L जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, R एवं L जुड़े हुए हैं। परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव आरोपित करने पर परिपथ से धारा I प्रवाहित होने लगती है। कौन सी धारा प्रवाहित होने लगती है, I प्रवाहित होने लगती है। माना कि किसी क्षण
परिपथ में लगाया गया विभवांतर निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है। V = V0 sin ओमेगा t। समीकरण नंबर हो गया ये 1 हो गया। अब यहाँ हम हेडिंग क्या डालेंगे, परिणामी वोल्टता, है ना, रिजल्टेंट वोल्टेज। इसके लिए हमें व्यंजक निमित्त करना है, तो लिखेंगे माना किसी क्षण परिपथ में विभव भी आरोपित करने पर परिपथ से धारा I प्रवाहित हो जाती है। कौन सी धारा? I प्रवाहित हो जाती है। तब अब देखिए प्रतिरोध अलग बिंदु से जुड़ा है और प्रेरकत्व अलग बिंदु से जुड़ा है, तो दोनों के मध्य अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होंगे। तो प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर VR और प्रेरकत्व में उत्पन्न विभवांतर VL है। ठीक है, दोनों के मध्य अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो गए। तो क्या लिखा हमने, परिणामी वोल्टता में हम लिखेंगे माना कि किसी क्षण t में विभवांतर आरोपित करने पर परिपथ से प्रवाहित धारा I हो, तब प्रतिरोध के सिरों में उत्पन्न विभवांतर VR क्या लिखेंगे, तब प्रतिरोध के सिरों में उत्पन्न विभवांतर क्या, VR क्या हो जाएगा, V = IR होता है ना, समीकरण नंबर 2। तथा और क्या जुड़ा हुआ है, प्रेरक जुड़ा हुआ है, तो प्रेरकत्व के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर VL = हो जाएगा IXL, समीकरण नंबर 3, जहां पर XL क्या है, प्रेरण का प्रतिघात है। जहां XL क्या है, प्रतिघात, कौन सा, प्रेरकी प्रतिघात है ना। ये समीकरण कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब हम ये जानते हैं, पिछले डेरिवेशन में हमने एक चीज तो कंफर्म कर ली थी, फिर से एक बार रिवाइज करवाए दे रहा हूं। कभी भी अगर 2 या 3 सर्किट आएंगे तो हमको ये पता चला कि जब प्रतिरोध के लिए डेरिवेशन किए थे तो VR और I विद्युत धारा के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं आया था, दोनों समान काला में थे। ठीक है, जब इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया था, प्रतिरोध संधारित्र जोड़ा था, तो संधारित्र से विद्युत धारा आगे चली गई थी, कितना, 90 डिग्री, मतलब VC क्या रहता है, पीछे रहता है। और जब हम वोल्टेज में प्रेरकी प्रेरकत्व जोड़ देते हैं तो VL क्या रहता है, आगे रहता है करंट I से। तो ये दो चीजें हमको अब समझ में आ गई है कि I और VR दोनों समान कला में होते हैं। VC करंट से हमेशा 90 डिग्री पीछे रहता है और VL करंट से 90 डिग्री आगे रहता है। ये चीज याद रहेगी। चित्र में पहले हमने देखा भी तो था कि जब केवल R बस जुड़ा था तो कलांतर 0 आया था। जब C प्रेरकित केवल संधारित्र बस जुड़ा था, उस स्थिति में कलांतर कितना आया था, 90 डिग्री का, और पीछे कौन था, वोल्टेज, है ना। इसके बाद जब हमने L बस जोड़ा था तो कलांतर 90 डिग्री का आया था, पर कौन आगे था, वोल्टेज आगे था, करंट पीछे हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी कि VR और I समान कला में होते हैं, VC हमेशा करंट से पीछे रहना होगा और VL करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देख लो। अब हम क्या लिखते हैं कि VR कौन कौन, VR और I समान कला में है, समान कला में है, जबकि VI और R कैसे हैं, समान कला में है। हालांकि इसके लिए एक चित्र खींच लीजिए तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक, चित्र खींच दीजिए फिर लिखिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके लिए चित्र बना दीजिए। चित्र ये है, ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका VR, तो VC कहाँ जाएगा, नीचे। इनके मध्य कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री का, है ना। अब जब ये 90 डिग्री होगा तो निश्चित रूप से इनका जो परिणामी होगा VR और VC का, वो इन दोनों के बीचों बीच जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा। अब रिजल्टेंट वोल्टेज V और करंट के बीच में कितने का अंतर आ गया,
फाई कोण का अंतर आ गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, कलांतर बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि भी हम जानते हैं कि आरसी आरएल परिपथ में, ये तो हमने प्रेरकत्व के लिए किया है ना, एक सेकंड, प्रेरकत्व के लिए क्या होता है, भी आर और आई समान कला में होते हैं, भी एल क्या होता है 90 डिग्री आगे होता है, तो इन दोनों का परिणामी दोनों के बीचों बीच जाएगा। जब दोनों के बीचों बीच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज भी, यहाँ पर हो जाएगा इनके बीच कलांतर फाई, यानी करंट पीछे रहेगा और वोल्टेज आगे रहेगा। इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या करेंगे, लिखेंगे भी। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आरएल परिपथ में, आरएल परिपथ में हम जानते हैं कि भी आर एवं आई समान कला में होते हैं, जबकि भी एल आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। कौन, भी एल आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जिससे भी एल और भी आर के मध्य कलांतर 90 डिग्री का होगा। कितने का कलांतर होगा, 90 डिग्री का होगा। इतना समझ में आ गया, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, फिर से समझ लीजिए। हम जानते हैं कि भी आर और आई दोनों समान कला में हैं, दिख भी रहे हैं, दोनों एक सीध में जा रहे हैं, जबकि भी एल से आई 90 डिग्री पीछे है, तो भी आर और भी एल के मध्य कलांतर कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का ना, जो भी एल और आई के बीच है। जैसे जो भी एल का डायरेक्शन है वही मतलब जो भी आर का डायरेक्शन है वही आई का डायरेक्शन है, जो, और जबकि हम ये जानते हैं कि भी एल आई से 90 डिग्री आगे रहता है, तो भी एल आर से भी 90 डिग्री आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, यही चीज़ हम लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि भी आर और आई समान कला में होते हैं, भी एल आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इसलिए भी एल और भी आर के मध्य कलांतर भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, इस चित्र के अनुसार कौन से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें परिणामी भी पता करना है। तो अगर ये भी एल है तो ये भी एल होगा, और ये वाला बेस कितना हो गया है, भी आर हो गया है, तो भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा भी आर का स्क्वायर प्लस भी एल का स्क्वायर, तो भी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट भी आर का स्क्वायर प्लस भी एल का स्क्वायर। तो भी इक्वल टू समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से भी आर का मान कितना है, आई आर का होल स्क्वायर, भी एल का मान कितना है, आई एक्सएल का होल स्क्वायर, रख दिए समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, तो भी इक्वल टू हो जाएगा, ये होगा आपका आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। तो भी इक्वल टू आई कॉमन, आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो भी इक्वल टू आई का वर्गमूल बाहर निकल के केवल आई बचेगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब चूंकि एक्सएल इक्वल टू कितना हम पता कर चुके हैं, ओमेगा एल है ना, प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है, ओमेगा एल होता है, सिद्ध किए है ना। तो एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, तो भी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 5। तो ये क्या आ गया, परिणामी विभव आ गया, यानी कि परिणामी वोल्टता आ गई आपकी। ठीक है ना, बिल्कुल सरल सा। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रतिरोध के जब हम वोल्टेज लगाएंगे तो दोनों के मध्य अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होगा। तो प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर भी इक्वल टू आई आर, प्रेरकत्व में उत्पन्न विभवांतर भी इक्वल टू आई आर। तो चूंकि प्रेरकत्व के प्रतिरोध का नाम एक्सएल होता है तो आई एक्सएल आर रख दिए हैं, है ना, क्या रख दिए हैं, आई एक्सएल। आई और आर, ये आर का मान है किसके लिए, प्रेरकत्व के लिए। तो अब देख लीजिए, इसके बाद ये चित्र बना देंगे कौन आगे और कौन पीछे होता है। तो ये हम डेरिवेशन से पता ही कर चुके हैं कि आई और आर समान कला में होते हैं, जबकि भी एल हमेशा करंट से 90 डिग्री आगे रहता है, तो भी एल ऊपर जाएगा। तो भी अब मतलब आई और आर समान कला में है, भी एल करंट से 90 डिग्री आगे है, तो भी एल भी आर से भी तो 90 डिग्री आगे हो गया ना। तो भी एल और भी आर के मध्य विभवान कलांतर कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो दोनों का परिणामी भी एल और भी आर का रिजल्ट बीचों बीच जाएगा, तो ये भी हो गया आपका, मतलब कि ये फेजर भी हो गया।
अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं तो वही कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण के रूप में हो जाएगा ना v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, और फिर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। दोनों की वैल्यू समीकरण 2 और 3 से रख दिए और फिर इसको इस तरह से हल कर लिए हैं, यहाँ पे एक्सेल की वैल्यू रख लिए हैं। अगली हेडिंग आती है प्रतिबाधा। अगली हेडिंग कौन सी आती है? प्रतिबाधा। ये प्रतिबाधा तो परिपथ में, आरएल परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, ये हम छोटी सी परिभाषा लिख देंगे। कौन सा परिपथ है? आरएल परिपथ। तो जब विद्युत धारा बहेगी तो उसमें परिपथ द्वारा कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, तो जो रुकावट आएगी उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। तो चलिए समीकरण नंबर 5 से, समीकरण 5 से, 4 या 5 कोई भी ले सकते हैं। समीकरण 5 से भी है आई गुणा से कहाँ आ जाएगा? भाग में, तो भी अपॉन आई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आ गया इतना। अब ओम के नियम, ओम के नियम भी अपॉन आई इक्वल टू आर से तुलना करने पर, जैसे पिछले में भी किए हैं ना, उसी तरह से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो भी अपॉन आई क्या होता है? प्रतिरोध का मान होता है ना, तुलना करने पर। तो ये भी अपॉन आई क्या प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, और जबकि इसमें आरएल पथ जो होता है उसके प्रतिरोध का नाम प्रतिबाधा होता है। क्या होता है? अभी बताया ना कि परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाएगा उसका नाम क्या होता है? प्रतिबाधा। तो तुलना करने पर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट भी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो ये आर यानी कि प्रतिरोध के स्थान पर रखा हुआ है, तो मतलब ये वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर जो है, स्क्वायर परिपथ के, किस परिपथ के? आरएल परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को निरूपित करेगा ना। लेकिन कहते क्या है इसे? जिसे आरएल परिपथ का, यानी परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो मतलब जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 6। ये आपका क्या आ गया? प्रतिबाधा आ गई। ठीक है, प्रतिबाधा के बाद आता है कलांतर। क्या आता है? कलांतर। तो कलांतर में लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से क्या स्पष्ट है कि भी एल और भी आर के मध्य कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री का। भी एल और भी आर के मध्य कलांतर कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। यदि धारा आई और भी के मध्य कलांतर कितना हो? फाई हो। कितने कोण का हो? फाई। भी और आई के मध्य ये जो कोण बन रहा है तो उनके मध्य कलांतर कितना हो? फाई हो। तो tan फाई बराबर, ये tan थीटा बराबर लंब कितना है? VL, आधार कितना है? VR। ठीक है, लंब बटे आधार वाले फार्मूले से। तो tan फाई बराबर VL की वैल्यू IXL, VR की वैल्यू IR। तो tan फाई इक्वल टू हो जाएगा, I से I कैंसिल, तो XL बटे R। अब चूंकि XL इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा एल। XL इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा एल। इसलिए tan फाई इक्वल टू हो जाएगा VL की वैल्यू, मतलब tan फाई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर। तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ये काहे की वैल्यू आ गई? tan फाई की वैल्यू आ गई। समीकरण नंबर 7। तो कलांतर कितना आ गया आपका? tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ये कलांतर आ गया। कलांतर के बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा एवं धारा का अधिकतम मान। तो विद्युत धारा निकालते हैं, तो आरएल परिपथ की किसी
समय प्रवाहित धारा को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब देखिएगा साइन ओमेगा टी, यहाँ पर कलांतर जो होगा तो या तो जुड़ता है या तो घटता है वोल्टेज के साथ। तो देख लीजिए वोल्टेज ये रहा आपका भी, कलांतर करंट फाई कोण आगे है कि पीछे है। तो यहाँ देखने में ये मिला कि करंट नीचे जा रहा है, कितने कोण फाई। तो यहाँ पे ओमेगा टी में हम क्या करेंगे, फाई को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 8। ये क्या आ गई, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा तो आ गई, अब ओम के नियम से भी इसको निकाल लेते हैं। तो ओम के नियम से I बराबर होता है V अपॉन R। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V अपॉन Z। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन Z का मान R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया ये। तो ये आपका आ गया विद्युत धारा। अब ये आ गई आपकी विद्युत धारा। इसके बाद आते हैं धारा का अधिकतम मान। तो इसका अधिकतम मान जो निकालते हैं तो वो भी इसी तरह निकाल देते हैं। I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। तो I इक्वल टू V नॉट अपॉन Z का मान रख दीजिए बस, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो ये धारा का अधिकतम मान आ गया। सारी चीज़ें हो गई, धारा का अधिकतम मान हमने कर दिया और ये सारी चीज़ें कर दी। ठीक है, अब केवल बचता है फेजर आरेख। तो फेजर आरेख यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। ठीक है, फेजर आरेख देख लीजिए कैसे बनाते हैं। ये लाइन खींच दिए, ये लाइन खींच दिए। सबसे पहले तो हमें बनाना है वोल्टेज। ये वोल्टेज हो गया आपका V, हो गया वोल्टेज, जो कि x अक्ष से कितने कोण आगे है, ओमेगा टी कोण आगे है। ठीक, अब ये ओमेगा टी तो आगे हो गया। अब ओमेगा टी के बाद हमें जिस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो अब इसके लिए हमें क्या खींचना है, V से VL भी खींचना है और VR भी खींचना है। VL भी खींचना है और VR भी खींचना है। तो VR जो होगा तो इससे पीछे जाएगा कितने कोण, फाई कोण। तो यहाँ से ये डायरेक्शन हो गई काहे की, VR की और I दोनों की। कितने कोण पीछे हैं, फाई कोण। और पूरा कोण कितना होगा आपका, ओमेगा टी। अब VR से VL 90 डिग्री रहना है। कितने डिग्री रहना है, 90 डिग्री VL रहना है। ना समझ आ रहा हो तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिएगा कैसे बना सकते हैं। इसको पूरा इरेज कर दें तो अच्छे से बड़ा सा फेजर आरेख समझा दें आपको। वो ये होता है, ये इधर, ये सबसे पहले हमने खींच लिया V R और I की डायरेक्शन खींच ली। अब इसमें से 90 डिग्री आगे क्या खींचेंगे, VL खींच लिए। अब इन दोनों के बीचों बीच हमारा जाएगा, क्या जाएगा दोनों के बीचों बीच, V, वोल्टेज भी जाएगा। क्या जाएगा, V। क्योंकि हमारा चित्र कुछ ऐसे ही ना बना हुआ है कि जो VL है वो 90 डिग्री आगे, VR 90 डिग्री पीछे है ना, दोनों के बीचों बीच चला गया। अब दोनों के बीचों बीच बनाना रहता है ना, दोनों के बीचों बीच। तो ये आपका हो गया VR और यही हो गई I की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में भी चला गया, परिणामी चला गया। अब कोण बना दीजिए। तो ये ओमेगा जो है x एक्सिस से पूरा कोण कितना आगे रहेगा, ओमेगा टी कोण आगे रहेगा। और इनके मध्य जो ये कलांतर है इतना, ये फाई रहेगा। ठीक, इतना V और I के बीच कलांतर फाई, और इन पूरे के बीच कहाँ तक, यहाँ तक 90 डिग्री, π/2 रहेगा। ठीक, इस तरह से इसका कलांतर आ जाता है। कन्फर्म। तो इस तरह ये टॉपिक आपका आरएल सर्किट कंप्लीट हो जाता है ना। इस तरह से हम लोग आरएल सर्किट में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी, परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर, धारा का अधिकतम मान या फेजर आरेख, जो जो चीज़ें पूछेगा उतना उतना हम लोग इसमें कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे
आरसी सर्किट, और फिर तीनों का कंबाइन एलसीआर सर्किट, है ना। सर्किट 2 और बचे हैं, उनको हम लोग अब कल पढ़ लेंगे।